के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, अस्थायी आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर के.एल. महावर जी, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, अतिथिगण और उपस्थित छात्र छात्राएं, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पावन जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर जानना है तो उनका एक वाक्य ही उन्हें समझने और उनकी महानता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है, जो उन्होंने कहा था कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं। यानी आदि से अंत तक मेरी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। याद करिए, जिनका बचपन अभाव में बीता हो, सामाजिक भेदभाव से गुजरा हो, विदेशी दासता के चंगुल में फंसे हुए देश के अंदर दासता की बेड़ियों से जकड़ी हुई व्यवस्था का शिकार बना हो, पग पर सामाजिक बंधनों और सामाजिक दासता से पीड़ित व्यवस्था की जंजीरों में उन जकड़ों से झेलने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा हो, अपमान सहना पड़ा हो, उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा देश के अंदर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए और देश के संभवतः बिरले उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल की, उनमें एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जहां गए अपनी पहचान बनाई, जहां गए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। परिवार के पास यह व्यवस्था नहीं थी कि उच्च शिक्षा के लिए वे बाहर जा सके। उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप महाराजा बड़ौदा पर डाली। उन्होंने स्पेशल स्कॉलरशिप दी, वे बाहर गए, उच्च शिक्षा अर्जित की, वापस देश में आए, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े। आजाद देश होना चाहिए यह संकल्प है, लेकिन दासता की इन बेड़ियों से न केवल देश को बल्कि पूरे समाज को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। यह संकल्प चरितार्थ करने के लिए वे निकले तो उसका परिणाम भी देश के सामने है। याद रखना, दुनिया के अंदर वंचितों को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी, और आज भी ताकत बनी हुई है। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में ही अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को भी दे दिया। ये किसके कारण?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। यानी 75 वर्ष की शानदार यात्रा को संपन्न करने के उपरांत देश के संविधान के महत्व को आम जनमानस को बता सकें कि संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो अधिकारों की रक्षा तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का एहसास भी करें। हमेशा से कर्तव्य और अधिकारों में एक द्वंद्व चलता रहा है। जब भी ये द्वंद्व चलेगा कल्याण नहीं होगा। हमें एहसास करना पड़ेगा कि अधिकार चाहिए तो उससे पहले हमारे कर्तव्य भी कुछ होंगे। उन कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये संविधान भी हमें प्रदान करता है। लेकिन ये स्थिति कैसे पैदा हुई? हम लोग जब विश्वविद्यालयों में आते हैं, भारत की परंपरा के बारे में देखते हैं, तो भारत का उपनिषद तो कहता है कि आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी विचारों को, ज्ञान को लाने के लिए सभी द्वार खुले छोड़ो। बाबा साहब ने तो यही किया था। अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, एक विषय में नहीं, कई कई विषयों में उन्होंने उच्च शिक्षा की डिग्री ली, डीएससी की डिग्री ली, लॉ की उच्चतम डिग्री ली, देश के संभवतः पहले अर्थशास्त्री बने और वापस अपने देश की सेवा के लिए आए। यानी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। उन्हें मालूम था सर्वांगीण विकास की पहली आधारशिला शिक्षा है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति, यहीं पे हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मित्रों, जब हम अपने स्वयं के विवेक से कोई कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक में समन्वय स्थापित करते हुए किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम दूसरों की बुद्धि और विवेक से कार्य करने लगते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी बुद्धि और विवेक हमारे लिए उपयोगी हुई हो। और यही भारत के साथ हुआ। दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत कैसे पिछलग्गू बन गया, कैसे गुलाम हो गया, कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने अपने ही विरासत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। हमने अपनी परंपराओं को ही कोसना प्रारंभ कर दिया। हमें अपने ही ज्ञान में संदेह होने लग गया और फिर एक दूसरे के साथ जो हमारी मार काट प्रारंभ हुई, तो स्वाभाविक रूप से उन आक्रांताओं को तो मौका मिलता ही जो भारत की परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए पहले से बैठे हुए थे। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मार्च 2017 में हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बैठकें हमारी शुरू हुई। बैठकों को क्रम आगे बढ़ा। मुझे मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी है
और ये जनवरी महीने में लगेगा। तब तक मई 2017 संपन्न हो चुकी थी, हम जून माह में प्रवेश कर चुके थे। यानी हमारे पास कुंभ के आयोजन के लिए 1.5 वर्ष का समय है। कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने उनसे कहा मैं मार्गदर्शन ले लें। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कुंभ के बारे में दुनिया की राय क्या है, कभी आपने जानने का प्रयास किया? कुंभ के बारे में हमारी धारणा क्या है, और क्या कुंभ को हम एक दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये जो धारणा दुनिया की है, इस धारणा को कैसे आप बदल सकते हैं? दुनिया के तमाम लेखकों के कुंभ के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था, इसको हम लोगों ने मंगवाया, देखा। जो कुछ भी उपलब्ध था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उसको देखने का प्रयास किया। तो मैंने देखा दोनों दुनिया के ज़्यादातर लोग कुंभ के बारे में क्या धारणा, उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को कम, कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, सामाजिक भेदभाव का, और न जाने किन किन नए नए शब्दावलियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कुंभ के बारे में लिखा था। यानी एक प्रकार से अगर कोई उस पुस्तक को, उन साहित्यों को देखेगा तो उसको एक प्रकार से उससे ये भाव होगा कि ये बेकार का आयोजन होगा। उससे अलग हटकर के हमें एक नई पहचान बनानी थी, और उस पहचान को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। जो कार्मिक लगाए गए थे उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि जो लोग कहते हैं कुंभ गंदगी का पर्याय है, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पिछले उससे पहले के उदाहरण भी हमारे सामने थे। वहां पर पुलिस के बिहेवियर को लेकर के भी चर्चा होती है, हम उसको भी ध्यान देंगे। अन्य बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, और देखते ही देखते जब आयोजन हुआ उसका रिस्पांस हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। हमने देखा कि इसमें तो बड़ा पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सामने जहां पहचान का संकट है, उस राज्य के लिए अपनी ब्रांडिंग करने का, अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। और आपने 2025 के महाकुंभ के आयोजन को देखा होगा। मित्रों, 2025 का महाकुंभ हमने 2019 के अनुभव को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद उस आयोजन के रूप में हम लोगों ने कैसे उसे वैश्विक मान्यता मिल सकती है, इस रूप में हमने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं था, बृहत्तर भारत का कोई देश ऐसा नहीं था, और दुनिया के 100 से अधिक देशों की उपस्थिति इस आयोजन में हुई, और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आगमन हुआ। और सभी लोग इस बात को देखने के लिए मजबूर थे कि पिछले लेखकों ने जो लिखा था कि भेदभाव होता है, वे भौचक थे इस बात को देख करके कि एक ही घाट में हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय के अनुयायी एक ही घाट में स्नान कर रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। जो लिंग का भेदभाव होता था, महिला और पुरुष में भेद होता, यहां तो कोई भेद ही नहीं है। सारे लोग वहीं स्नान कर रहे हैं, परिवार के परिवार आ रहे हैं, ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, और नवजात शिशु भी एक साथ एक ही जगह पूरे परिवार के साथ आकर के डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। एक पक्ष सामाजिक पक्ष का था, दूसरा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष का था। भारत के हर क्षेत्र से आए हुए संतों, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा वहां पर आयोजनों का होना,
दूसरा पक्ष इसका भी था, तीसरा उसका मानवीय पक्ष भी था। महाकुंभ में जो भी आया कोई भूखों नहीं रहा, जहां गया वहां उसके लिए खाने उपलब्ध, भोजन उपलब्ध था, कोई भेदभाव नहीं था। एक ही पंगत में बैठ, एक ही लंगर में सारे लोग बैठ करके भोजन लेते थे। वे लोग भौचक थे, जो लोग पहले इसके बारे में लिखते थे उनसे हम कहते थे भाई बताओ ना कहां भेदभाव है, क्या ये भेदभाव है? वे भी कहते थे नहीं साहब, जिसने पिछली बार लिखा गलत लिखा। गंदगी के बारे में हमने कहा भी इतना बड़ा आयोजन यहां पे हो रहा है, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, आपके पास किसी भी जल को मापने के 3 मापक होंगे, 3 पैमाने होंगे। आप जल के बीओडी लेवल को देख रहे होंगे, आप डीओ लेवल को देखेंगे, जल में अन्य पैमाने को लेकर के भी जो भी आपको कार्य करना है इन सब को मापेंगे। और मैंने कहा देखो ये भारत की ताकत है कि आप गंगा जल को और संगम में, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, जब भी आप उसको मापेंगे तो वह फीकल कोलिफॉर्म हो, बीओडी हो या डीओ हो, जो भी आपके साइंटिफिक पैमाने होंगे उनमें वह उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहे होंगे। और कोई भी पैमाना कहीं से भी आप सैंपल लेंगे वह रिजल्ट आपको वहां पे प्राप्त होंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जो भी वहां लेता था, अलग अलग टीमें आती थी, अलग अलग तरीके से सैंपल लेती थी, नापती थी, तो ये सारे परिणाम उनको दिखते थे कि वास्तव में ये सब गजब का वो है। यानी ये चीजें थी और यही हुआ है हमारे साथ, भारतीय संस्कृति के साथ यही हुआ। हमने कभी उसको महत्व देने का प्रयास किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और परिणाम क्या था हमारे बारे में? जिसने जो बोल दिया, अगर वो विदेशी लेखा गए तो हमने मान लिया कि वो सब कुछ है। हमारी ऋषि परंपरा ने जो दिया हमने उसको नहीं माना। जब ज्योतिबा फुले शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं हमने उसको महत्व नहीं दिया। जब सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा के बारे में बोल रही है हमने उसको महत्व नहीं दिया। हमने तो ये मान लिया कि मैकाले जो बोलेगा वो ठीक बोलेगा, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा जो बोल रही है, संतों की परंपरा जो बोल रही है, यहाँ की परंपरागत गुरुओं की परंपरा जो बोल रही है, जब वो बोल रही है तो उसको हमने महत्व देने का प्रयास कभी नहीं किया। और परिणाम क्या रहा कि हम हर एक क्षेत्र में पिछड़ते रहे। जब भी हम स्व की अनुभूति करते हैं तो स्व की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है, और वह स्व की अनुभूति ही है ये हमारी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी स्व की अनुभूति देश के कोटि कोटि मानवों के मन में पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था, और उन्हीं के अभियान की परिणति है कि आज देश के अंदर सरकारें अपने स्तर पर उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं जो कार्यक्रम आज देश के कोटि कोटि नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। कोई सोचता है पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, 10 वर्ष पहले यही भारत था जो पहचान के लिए मोहताज था, अविश्वास का सा वातावरण था, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं रह गया था, नौजवानों के सामने पहचान का संकट होता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान रोजगार के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये 10 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुनिया के सामने उभरती हुई ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं
एक नए क्रांति के प्रतीक बने हैं। कोई सोच सकता है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए तैयार था और उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। ये वही देश कर सकता है जिसको विश्वास हो कि वैश्विक महामारी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। आत्मविश्वास की पराकाष्ठा बताती है। जब पहले से प्रबंधन है तो सरकार को पूरा विश्वास था। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर हर जरूरतमंद को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, अकेले भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई अन्य देश नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है। दावे कितने भी कोई करे, नहीं कर सकता। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की स्कीम है ये। 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल जाए। 45 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे थे जिनके पास अपने स्वयं के अकाउंट नहीं थे, पहली बार उनके अकाउंट खुले हैं। बैंक में उनका अपना अकाउंट खुला है, ये पहली बार हुआ है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर आ जाएं, 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बनकर के तैयार हो जाए, उन्हें समर्पित कर दिया जाए, 3 करोड़ गरीबों के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएं। और यही नहीं, लगभग 3 करोड़ परिवारों के घर में, परिवारों को जहां पे उसका आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आज यह भी संभव हुआ है। याद करिए, पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति को जूझना पड़ता था, गरीब तरसता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान हताश और निराश होकर के प्लान करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन सरकार का तंत्र वही है, चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग भी वही है, केवल नेतृत्व बदला है। नेतृत्व बदलने से कितना परिवर्तन होता है। ये जो इतनी स्कीम मिली है, क्या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति को फोकस करते हुए मिली? नहीं, ये सब मिली। इसके लिए तो पहले ही स्लोगन दे दिया गया था, सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ, सबका विकास। जो भारत का है, भारत का नागरिक है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए, और जो भी पात्रता की श्रेणी में आएगा उसको इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। सरकार ने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया, और यही तो सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, यही तो उनका सपना था, यही सपना था उन महापुरुषों का जिन्हें सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके। उनके यही मूल्य थे, यही आदर्श थे, क्योंकि ये राष्ट्र भी अपने आप में एक शरीर है। इस शरीर पर अगर कहीं घाव लगता है तो पूरा शरीर उसका एहसास करता है। अगर समाज में कहीं भी अव्यवस्था होगी, कहीं भी भेदभाव होगा, कहीं भी विपन्नता होगी, तो वह विपन्नता, वह भेदभाव, वह गरीबी
उस पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती होगी, वह अपने आप में एक चुनौती होगी और उस चुनौती का खामियाजा अंततः पूरे समाज को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। बीमारियां होती थी, शौचालय नहीं थे, अनेक सामाजिक बीमारियां थी, तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुझे स्वयं गोरखपुर में सांसद के रूप में 5 बार वहां सेवा करने का अवसर मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। 40 वर्ष में एक अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। सरकार के स्तर पर उठाए जाने वाले कदम उस समय ना काफी दिखाई देते थे, और कितने कदम उठाते, क्योंकि बीमारी के मूल पर कभी प्रहार होने का प्रयास नहीं किया गया, कभी नहीं हुआ। डेंगू से भी मौतें होती थी, मलेरिया से मौतें होती थी, कोई उपाय नहीं थे, क्योंकि एक गरीब के घर में शौचालय नहीं था। यह स्कीम न केवल नारी गरिमा के प्रतीक बने, बल्कि इन तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज से मुक्ति का भी एक माध्यम मिला। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय इतने परिवारों के बीच में हम लोगों ने बनवाए, हर घर नल की स्कीम जब कार्य रूप ले रही है, उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को भी हम 0 तक पहुंचाने में सफल हो गए हैं। अब इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें नहीं होती है, इसके मौत को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। डेंगू को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मलेरिया को काफी हद तक नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी उसी प्रभावी ढंग से आगे करने में सफलता प्राप्त हुई है, और शिक्षा के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने अपने स्वयं के कारोबार को और अपने परंपरागत जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके हुनर को भी महत्व नहीं दिया। क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर? जो 2017 में हम लोग आए, चैलेंज था, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था। हमारे सामने चैलेंज था, क्या होगा, कहां जाएगा युवा, क्या होगा इसका? परंपरागत उद्यम क्या है? हमने उसकी मैपिंग के लिए एक टीम भेजी, हर जिले से एक समय सीमा के अंदर हमारे सामने आए, और समय सीमा के अंदर उस टीम को हमने कहा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। मेरे सामने आया कि 75 में से 57 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। तो मैंने कहा था तो अब क्या हुआ? कहा साहब ये सब बंदी के कगार पर है, लोग हताश हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है। हमने कहा जो बाकी बचे हुए जनपद हैं, इन जनपदों में 18 शेष जनपदों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए भी कुछ करो, इनके साथ भी कुछ जोड़ो। सौ ही सही, लेकिन 100 लोगों से हम कार्य आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हर जनपद की एक यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी पहचान बननी चाहिए उस जनपद की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2018 में हम लोगों ने अपनी इस प्रदेश की परंपरागत उद्यम की स्कीम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया, उसको लॉन्च किया, और आज ये देश की सबसे लोकप्रिय योजना बन गई है, आत्मनिर्भर भारत की आधार बन रही है। वोकल फॉर लोकल के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2017 के पहले जब कोई पर्व और त्योहार आता था, होली हो, दीपावली हो, या कोई भी अन्य पर्व और त्योहार आते थे,
या किसी के घर में कोई कार्य होता था, लोग गिफ्ट कहां से लाते? तो चीन के आइटम मार्केट से भरे पड़े रहते थे, वही गिफ्ट में लोग देते थे। और आज मैं देखता हूं कोई गिफ्ट देने के लिए किसी को जा रहा है तो फिरोजाबाद में गणपति की ग्लास की बनी हुई मूर्ति देता है, रामलला की मूर्ति देता है, ब्रास से बने हुए किसी आइटम को जो मुरादाबाद में बना हुआ है उसको प्रदान करता है, स्पोर्ट्स आइटम मेरठ का है उसको देता है, खुर्जा की क्रॉकरी को उपलब्ध करवाता है, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का उपलब्ध करवाता है, लखनऊ की चिकनकारी को उपलब्ध करवाता है, या फिर सिल्क का वस्त्र वाराणसी का देता है, या भदोई के कारपेट उपलब्ध करवाता है, या फिर लेदर की आइटम आगरा या कानपुर की उपलब्ध करवाता है, या गोरखपुर का टेराकोटा उपलब्ध करवाता है। हर जनपद की अपनी यूनिक प्रोडक्ट है। और अगर किसी को स्वाद लेना है तो आगरा का पेठा भी है, जौनपुर की इमरती भी है, और चावल खाने हैं तो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा चावल कोई है तो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल भी है। काला नमक चावल के बारे में कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है, उससे ज्यादा स्वादिष्ट, उससे ज्यादा सॉफ्ट और उससे ज्यादा प्रोटीन से युक्त चावल दुनिया के अंदर आज तक नहीं हुआ है। जिस घर में बनेगा अगल बगल के घरों में भी महकने लगता है। यह है उसका स्वाद। और ये यूपी के अंदर था, आज यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश ने पहल की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज वो वैश्विक पटल पर छा रहा है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले किसी भी राज्य के स्थानीय उत्पाद को जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत पहचान मिलनी चाहिए बहुत कम थी, लिमिटेड थी, ना के बराबर थी। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की 77 आइटम को जीआई टैग मिला है। 77 ऐसी आइटम है जिसमें दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी बांसुरी होगी ना, आपकी पीलीभीत की होगी, ढोलक अमरोहा का होगा, सेनाई काशी की होगी। यानी ये सब पहले से यहां मौजूद था। हमने अब तो थारू समुदाय के द्वारा भी जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है लखीमपुर खीरी में, वह भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है। आप याद करिए, अगर हम 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं चलाते और उसके माध्यम से एमएसएमई यूनिट को आगे नहीं बढ़ाते, तो कोरोना में जैसे लॉकडाउन लगा, उत्तर प्रदेश के 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों के लिए आए थे। इनको हम कहां एब्जॉर्ब करते? मुझे उस समय तमाम लोग टोक रहे थे कि आप जबरदस्ती रिस्क लेके इनको ला रहे हैं, कहां जाएंगे? तो मैंने कहा क्या सड़कों पे छोड़ दूं? अरे मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाऊं, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दूं और जितना हो पाएगा उनकी सुरक्षा करूंगा। उन्हें कोविड से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे और उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। लोगों ने कहा कैसे काम चलेगा? मैंने कहा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ये हम करेंगे। हम तब तक अपनी एमएसएमई यूनिट की मैपिंग कर चुके थे और जैसे ही ये लोग वापस आए, एक एक महीने का क्वारंटीन था उस समय, एक एक महीने तक मैंने इनको अलग अलग जनपदों में रखा। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था उनकी रखी गई, वहाँ रहने की व्यवस्था की, उनका मेडिकल चेकअप होता था। एक महीने के बाद मैंने उनको 15 दिन का राशन और राशन कार्ड उन्हीं के साथ उपलब्ध करवा के घर भेजा। मैंने कहा आप घर में रहिए,
लेकिन उनकी स्किल मैपिंग भी यूपी के अंदर प्रवेश करते ही हम करते थे, क्या काम उसको मिल सकता है। और उसके बाद फिर मैंने अपील भी की थी कि प्रत्येक जनपद के जितने भी एमएसएमई यूनिट हैं वे 1-2 लोगों को अपने यहाँ जरूर रखें। और लगभग 40 लाख लोगों को यूपी के अंदर ही काम मिल गया था, उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आई थी। मैं देख रहा था तमाम ऐसे लोग जो उस समय यहां के लोगों को भगाते थे। उसके बाद मुझे एक बार फोन आया एक सज्जन का, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहां उद्योग बंद हो रहे हैं, कुछ यूपी से लोग आ जाते। और मैंने कहा जब उसके सामने संकट आया था तब आपने भगाया था, अब आपको परेशानी हो रही है, यूपी का कोई व्यक्ति अब नहीं जाएगा, अब यहीं पे काम करेगा, यहीं पे सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा, सरकार उसके लिए योजना लेकर के आएगी। आज उस दिशा में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कुलपति जी ने जो यहाँ पे कही कि हम नए स्टार्टअप के लिए, नए इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, अन्य उस पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर स्थापित करेंगे। मुझे लगता है यूपी के अंदर तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट हैं उन्हीं की शोकेसिंग की व्यवस्था यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अगर हो जाए और यहाँ पे यहाँ के छात्रों को केवल उसी फील्ड में हम प्रशिक्षित कर लें तो जो जिस जिले का होगा उस जिले में तो वह काम कर ही सकता है। इसके साथ साथ वह जब देश के अंदर से भी किसी जिले से आया होगा तो वहां पर भी उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, एक नई स्किलिंग उसको वहां ले जाने के लिए अवसर प्राप्त होगा। और इसी के लिए हम लोगों ने यहां पर इस बार एक नई स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम है सीएम युवा की। सीएम युवा की स्कीम में हम लोगों ने कहा, बहुत सारे मैं देखता हूं युवा के पास एक विजन है, वह कुछ करना चाहता है लेकिन उसके बाद पूंजी नहीं होती, उसको कोई गारंटी देने वाला भी नहीं मिलता है। सरकार ने तय किया हर वर्ष 1 लाख युवाओं को हम लोग नए उद्यमी के रूप में स्थापित करेंगे। 1 लाख युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के युवाओं को उसमें प्राथमिकता भी दी गई और उन्हें कहा गया कि हम विशेष देंगे। इसमें मार्जिन मनी में भी बिना गारंटी के, बिना ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए पैसे चरण में सरकार ने व्यवस्था कर दी है। मैंने 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया था और 31 मार्च आते आते 30,000 युवाओं को अब तक हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। 2 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन भी कर लिया है और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष हम 1-1 लाख युवाओं को लेंगे। इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसके स्केल को बढ़ाएंगे। फर्स्ट पेज में 5 लाख रुपए तक, सेकंड में 10 लाख रुपए तक और उसके बाद फिर ये सीमा हम बढ़ाते जाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश को एक उद्यम प्रदेश के रूप में स्थापित कर सके। याद रखना, अगर हमें बड़े निवेश को लाना है तो एंकर यूनिट के रूप में एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। देश और दुनिया का हर इन्वेस्टर आज यूपी के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। ये माहौल वैसे नहीं बनता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए विशेष अभियान चलाने पड़ते हैं। कानून का राज वास्तविक धरातल पर दिखाई दे, इसका एहसास कराना होता है। पॉलिसीज बनानी पड़ती है अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। पॉलिसी के लिए सिंगल विंडो की जो परिकल्पना है उसको साकार करना पड़ता है। किसी इन्वेस्टर को समस्या नहीं होनी चाहिए। याद रखना, दुनिया के बड़े से बड़े देश हों, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत अपने उद्यमी को निराश नहीं कर सकती है। अगर उसने निराश किया और उद्यम वहां से बाहर के लिए प्लान करने लग गया है तो मान के चलिए कि वहां की अर्थव्यवस्था डावाडोल होने वाली है। डावाडोल होने का मतलब वहां के नागरिकों के सामने रोजगार का संकट आने वाला है। नारे लुभावने लगते हैं
कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हमने भुगते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो आपके कानपुर में है। कानपुर को याद करिए, आज से 40 साल पहले कानपुर देश के 4 महानगरों में गिनती होती थी। कानपुर की 4 महानगरों में गिनती होती थी। कानपुर का टेक्सटाइल उद्योग पूरे देश के अंदर छाया हुआ था। हजारों लोग उसके वहां नौकरी और रोजगार के साथ जुड़े हुए थे। नियमित रूप से उद्योग में जाते थे, एक निश्चित समय तक काम करते थे, सम्मानजनक मानदेय पाते थे, फिर अपने घर और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जैसे वहां ये नारे लगने प्रारंभ हुए, दुष्परिणाम क्या हुआ? एक एक यूनिट बंद होती गई। कानपुर का टेक्सटाइल बंद हो गया, चौपट हो गया। और अंततः क्या हुआ? जो लोग निवेश किए थे वह तो अपनी पूंजी लेकर के दूसरे राज्यों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए, लेकिन जो कामगार था वो बेचारा वहां सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गया, ठेला लगाने के लिए मजबूर हो गया। जब भी कोई उद्यम हतोत्साहित होता है तो यही नजारा देखने को मिलता है जो 40 वर्ष पहले कानपुर के अंदर देखने को मिला था, जो आज कोलकाता के अंदर देखने को मिल रहा है। ये 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे देश के अंदर। अगर ईस्ट में जाएंगे, कोलकाता, मुझे याद है 40 वर्ष पहले लखनऊ और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उस समय झारखंड भी बिहार का पार्ट था, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां की ज्यादातर आबादी ये वेस्ट बंगाल में जाती थी काम ढूंढने के लिए और वहां के टेक्सटाइल उद्योग में काम करती थी या कानपुर में काम करती थी। ज्यादातर लोगों के रोजगार के माध्यम थे। 40 वर्ष के इस अंतराल में ये फिर देश के दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ, क्योंकि दोनों जगह जब उद्योग में अराजकता का शिकार उद्योग बना, दुष्परिणाम सबके सामने है। आज वेस्ट बंगाल की स्थिति आप सबके सामने है, कानपुर आपके सामने है। और इसलिए कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेता। और याद रखना, किसी भी बड़े उद्यम के लिए उसका बेस होता है एमएसएमई यूनिट। एमएसएमई यूनिट के लिए एक स्किलिंग का अच्छा सेंटर या विश्वविद्यालय बन सकता है। इस विश्वविद्यालय को बनाया जा सकता है, क्योंकि उस प्रकार की विशेषज्ञता आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ जगह तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन सब की एक नई जानकारी आपको उसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और हमारे युवाओं के अंदर प्रतिभा भी है और उनके पास विजन भी है। वे इस विजन का लाभ लेकर के इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के नौजवानों को कुछ एहसास कराया था और देशवासियों से अपील की थी। जब 2022 में देश अपनी आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने देशवासियों से कहा था, आयोजन केवल आयोजन नहीं होना चाहिए, यह आयोजन हमारी संकल्प की पूर्ति का माध्यम बनना चाहिए। इस संकल्प, इस बात को लेकर के अगले 25 वर्ष का एक रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए। क्या रोड मैप हो, हमारे क्या तैयारी की है हमने? आयोजन केवल एक आयोजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास ठोस रणनीति होनी चाहिए। ठोस रणनीति इस बात की कि अगले 25 वर्ष में हम क्या क्या दूरी तय करेंगे। आप केवल चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढना पड़ेगा, और आपने हर मार्ग एक मंजिल तक पहुंचा ही देगा, लेकिन मंजिल का पता तो होना चाहिए आपको। अगले 25 वर्ष में हमारा देश कहां जाएगा?
हो सकता है अगले 25 वर्ष में मंच पर बैठे हुए लोग इस व्यवस्था के सक्रिय पार्ट न हो, लेकिन यहां की युवा पीढ़ी उसका सक्रिय पार्ट होगी, उसको नेतृत्व दे रही होगी। उस समय के लिए कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की संकल्पना को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिशा से बने। ये संकल्पना के लिए उन्होंने पंचप्रण दिए थे। ये पंचप्रण हर एक व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ हो, वह अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया था। और यह वर्ष जब देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में हमने सम्मान दिया है, उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अनेक कार्यक्रम इस अवसर पर हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना दिवस भी बना रहा है। देश संविधान लागू करने के 75 वर्ष की शानदार यात्रा को तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद जिस शानदार यात्रा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज हम एहसास कर रहे हैं और एक दुनिया के अंदर सबसे तेज आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं, उन स्थितियों में हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चला, आप सबके सामने उसके परिणाम मैंने पहले बताया कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की प्रगति हुई। लेकिन इस प्रगति के लिए उन्होंने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का काम किया। ये विरासत वही केवल आयोजन होकर के नहीं, केवल बाबा साहब की जयंती है या उनकी पुण्यतिथि है उस अवसर पर हम एकत्र होकर के माल्यार्पण कर लेंगे, नहीं। बाबा साहब की पृष्ठभूमि को जोड़े हुए उन स्मृतियों को, उन पलों को भी हम यादगार बना सके, स्मारक के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बना सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का विकास उनकी जन्मभूमि पे मऊ मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा अर्जित उन्होंने इंग्लैंड के जिस भवन में रहकर के की थी, एक लंबे अंतराल के बाद वहां की गवर्नमेंट उसे बेच रही थी। भारत सरकार ने तत्काल जानकारी लेने के साथ ही प्रयास किया, उसे स्वयं लिया और लेने के बाद वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाने के साथ साथ भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा, स्कॉलरशिप की सुविधा वहां देकर के इंग्लैंड में पढ़ने की व्यवस्था के लिए माध्यम, उन्हें स्थान उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, उन्होंने दिल्ली में रहकर के अपने सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रहकर के की थी और जहां महापरिनिर्वाण लिया था, उसको सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, एक स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, और उनकी चैत्य भूमि मुंबई, ये पंच तीर्थ आज एक नई प्रेरणा के केंद्र बने हैं। जो बाबा साहब के दर्शन को, जो समग्र विकास का दर्शन है, शून्य से शिखर की का दर्शन है, उस दर्शन के साथ हम सबको आत्मसात करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और उस प्रेरणा में ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया, लेकिन कहीं भी विकास का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा यह आवश्यक है, आगे बढ़ने के लिए विकास आवश्यक है, लेकिन माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा वही जो जीवन को सार्थक बना सके, समग्रता का दर्शन हमें करा सके। अंधभक्त बनने की बजाय हम सही और गलत की पहचान करने की ताकत हमें दे सके,
उस प्रकार की व्यवस्था के साथ उन्होंने हमें जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान की और वह एक नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आजादी के दौरान जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनगिनत संघर्ष किए थे, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था। जब ये देश 75 वर्ष के बाद अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, ठीक उसी वर्ष में उसी ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और याद करना, उसी 75वें वर्ष में एक भारत में जन्मे हुए एक हिंदू भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। आप याद करिए, इस दुर्लभ संजोग था। एक तरफ भारत ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और दूसरी तरफ भारत में ही जन्मा हुआ एक व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी उस वर्ष बनता है। एक दुर्लभ संजोग था। और इसीलिए जब भी हम किसी पवित्र अभियान के साथ आगे बढ़ते हैं तो दैवीय शक्तियां उसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें सपोर्ट भी करती हैं, हमें स्वयं भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हमारे महापुरुषों का, चाहे वह आप वैदिक परंपरा में आए, पुराणों की परंपरा में आए, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों को आप देखें, या फिर अर्वाचीन समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से जो हमारे लिए एक नई प्रेरणा है, स्वतंत्र भारत का एक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शिका है, जो भारत की सभी व्यवस्थाओं का एक आधार स्तंभ है। इस पवित्र संविधान के माध्यम से ही हम आगे की अपनी यात्रा को सुगमता पूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से जो रैंकिंग स्थापित की है, अभी माननीय कुलपति जी जो यहां बता रहे थे, एक शानदार यात्रा का प्रतीक बना है विश्वविद्यालय। लेकिन मेरा मानना है कि हर शानदार यात्रा में और भी शानदार बनने की संभावना छुपी होती है, और भी शानदार बनने की संभावना बनी होती है। नेक की रैंकिंग में ये प्लस का ग्रेड आपको प्राप्त हुआ है, इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। NIRF में की रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय ने अभी 33वां स्थान प्राप्त किया है। क्या देश के अंदर हम 10 टॉप की जो रैंकिंग होगी, क्या टॉप 10 में विश्वविद्यालय अपने को स्थान बना सकता है? ये उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव की बात होगी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हमें एक नया स्थान दिलाएगा। अभी से प्रयास आप प्रारंभ करेंगे, संभव है। इतना विस्तृत वातावरण, इतना विस्तृत क्षेत्रफल, इतना शानदार वातावरण, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अन्यत्र मिलना कठिन है। और अच्छी फैकल्टी के साथ में मिलकर के, एक समन्वय के साथ, बेहतर संवाद के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ेंगे, हर एक फील्ड में टारगेट तय करते हुए उसे अचीव करने की व्यवस्था, नई चीजों की दिशा में आगे बढ़ने की व्यवस्था। कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है, उसे यहीं सीखना होगा, जानना होगा, एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा होना होगा। कुछ तरीके से आगे। मैं आज एक पुस्तक देख रहा था, 14वीं सदी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था। याद करिए, 14वीं सदी में 1406 में उनकी अपनी लाइब्रेरी में केवल 6 पुस्तकें थी और अगले 25 वर्ष में उनके पास केवल 66 पुस्तकें हो पाई थी। और मैं जब यहां की पुस्तकालय को देख रहा था, हजारों प्रकाशन आपके पास हैं, हजारों पुस्तकें आपके पास हैं। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड आज भी दुनिया के अंदर अपनी एक छाप बनाए हुए हैं। क्या भारत की NIRF की रैंकिंग में हम अपना टॉप 10 की रैंकिंग में ला सकते हैं?
जैसे कि आपका लॉ डिपार्टमेंट आपका 10वां रैंक प्राप्त किया है, और मुझे लगता है ये चीजें हम कर सकते हैं। फार्मेसी में भी यहां पर पहली बार 21वां स्थान इसने बनाया है, और मेरा मानना है कि फार्मेसी में कुछ संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलिए, हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बनाने जा रहे हैं। फार्मा पार्क बनेगा, अनंत संभावनाएं बनेंगे, और फार्मा के फील्ड में अनंत संभावनाएं हैं। जिन दवाओं के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, कोविड के दौरान आपने देखा होगा चीन ने 2 चीजों के लिए देश दुनिया को भटकाया था, यानी हर चीज के लिए, दवा का दाम, सेमीकंडक्टर के लिए आपने देखा होगा एक समय सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद हो गई थी, क्योंकि वहां से सेमीकंडक्टर मिलने बंद हो गए थे। और जैसे ही वो बंद हुआ, आज के दिन पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आगे नहीं चल सकता, घड़ी से लेकर के एरोप्लेन तक, ये सब उसी से चलने हैं। लेकिन चीन ने उस समय अपने मार्केट कोविड के कारण बंद हुआ और उसने एक्सपोर्ट को रोका। परिणाम क्या था? दुनिया ठप सी हो गई। उसके बाद लोगों को एहसास हुआ, ऐसे ही फार्मा के सेक्टर में भी है। फार्मा के सेक्टर में भी उसने, आपने देखा होगा जब उस समय पहले हुआ कि भाई ये कोविड में संक्रमण बहुत ज्यादा है, अब इसके लिए उस प्रकार के वस्त्र चाहिए। अब आश्चर्य करेंगे कि जब उस प्रकार के वस्त्र कैसे आएंगे, तो पता लगा कि चाइना दे रहा है और 6,000 रुपये में दे रहा है। हमने कहा यार मंगाओ तो, कहीं से मिले तो। फिर हमने यहां के महिला स्वयंसेवी समूह को तैयार किया, और फिर हमने यहां के संस्थाओं को तैयार किया। अब आश्चर्य करेंगे, जो 6,000 में चाइना दे रहा था, हमारे यहां 250 रुपये में वही वस्त्र बने। 250 रुपये में, आप याद करिए, और 250 रुपये यही लगा, 250 रुपये में उसने सप्लाई किया, और उससे बेहतर उसने दिया। मैं देख रहा था जो चाइना से बने हुए प्रोडक्ट थे, जब उसे पहन करके SGPCI और KGMU के चिकित्सक पहनते थे, तो अगले 2 घंटे के अंदर ही उनका शरीर जवाब देने लगता था, क्योंकि वहां तो इतना पैक था, इतना पैक था, श्वास लेना 2 बार हो रहा था। और याद करिए, यही सीजन था, यही समय था, अप्रैल और मई का समय, अप्रैल मई जून में। ठीक है, एसी के अंदर कोई बैठा है तो कुछ देर तक चल सकता है, लेकिन नॉन एसी में कोई रहेगा, क्या स्थिति होती रहेगी उस समय। और जब यहां की स्वयंसेवी संस्थाओं ने और यहां के MSME यूनिट ने वही वस्त्र बनाने प्रारंभ किए, तो 250 रुपये में वही वस्त्र मिलना प्रारंभ हुआ। चीन के उसको बंद किया गया। ऐसे ही हमने उस समय देखा था सैनिटाइजर, वो 100 ml की छोटी सी शीशी, मार्केट में पूछते थे कितना है, तो पता लगा 500 रुपये का। अब 500, 2, 4, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1 लाख लोगों को देना तो ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 24 से 25 करोड़ की आबादी, कैसे होगा? तो मैंने पूछा यार इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले हुए हैं, थोड़ा इसको देखो। तो पता लगा कि ये अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, कुछ और अन्य चीज़ें हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो है यहाँ पर उसका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। इथेनॉल के प्लांट हमारे लगे हुए थे। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, इस दौरान कुछ मत बनाओ, तुम केवल सैनिटाइजर बनाओ। और सैनिटाइजर बनाने के बाद आप आश्चर्य करेंगे कि हमने सैनिटाइजर हर हॉस्पिटल को, हर जिले को फ्री में उपलब्ध करवाया। और करवाया ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने फ्री में छिड़काव भी कराया हर एक नगर में, हर एक गांव में। और फ्री में छिड़काव कराने के साथ साथ देश के 27 राज्यों को भी फ्री में सैनिटाइजर टैंकर के टैंकर उपलब्ध करवाए। हमने कहा ले जाओ हमारे यहाँ से, जो ये 600 रुपये में बेच रहे हैं, इनकी मोनोपोली बंद हो जानी चाहिए बस। और मुझे अच्छा लगा कि चीन के आइटम मिलने बंद हुए, वे समाप्त हुए। हमें विकल्प देना पड़ेगा। दुनिया आपके पीछे चलने को तैयार है, और उस दिशा से मैंने जो आपको बताया है, आप आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ में खड़ी होगी,
प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। वे नए स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और इस दिशा में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। थोड़ी सी एक छोटा सा उदाहरण, कुंभ के दौरान मैंने कुछ यूनिकॉर्न के साथ संवाद बनाया था उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं भौचक था, कहां एक युवा मुझे मिला जब मैं आगरा में यूनिकॉर्न के साथ संवाद बना रहा था। तो एक युवा मुझे मिला, उसने कहा साहब हमने रैपिडो तैयार किया। मैंने कहा क्या होता है ये? उसने कहा साहब इसमें मेरे साथ उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवा जुड़े हैं जो बाइक से, ये सब पढ़ने वाले छात्र हैं, बाइक से सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं और उससे अपनी कमाई कर रहे हैं। एक बड़ा तंत्र हमने खड़ा किया है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और महाकुंभ में उन्होंने इतनी बेहतर सेवा दी, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करने से उन्होंने बचाने में योगदान किया। ऐसे ही अन्य उसमें बहुत सारी संभावना है। ओयो होटल का मैंने देखा, मैंने कहा भी क्या तुम्हारे पास संभावना है? उन्होंने कहा मेरे पास 4 लाख रूम्स हैं यूपी के अंदर और इनके माध्यम से हम यूपी के अंदर आने वाले किसी भी टूरिस्ट को रहने की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। वे हमसे संपर्क करें, हम उसको ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। यानी किसी एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि स्थापना दिवस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती का अवसर आपके लिए उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कई डिग्रियां ली हैं और साथ ही साथ कहा कि अर्थशास्त्री रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब ने शिक्षा के महत्व को समझा। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं और बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और तमाम बड़ी बातें उन्होंने जो है अपनी रखी हैं। आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और ये लाइव तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अब से कुछ देर पहले आपने उनका संबोधन भी सुना और ये तस्वीरें